ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स। ओके, आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैंने आपका जो है क्लास 3 लीवर तक करवा दिया था, राइट। तो आज हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल्स में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उससे किस तरह से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वो बहुत बड़ा है तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बट वो ऐसा है जिसमें 3-4 क्वेश्चन का जवाब जो है एक ही साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा, फिर उसको जो है सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, अब मशीन is driven by a 100 kg mass that falls 8 meter in 4.0 second. 4.0, that means 4 seconds. Okay, now if lifts a load of mass 500 kg vertically upward, taking g is equal to 10 meter per second, calculate। नंबर 1 बोल रहा है द फोर्स exerted by the falling mass। क्वेश्चन है अ मशीन इज ड्राइवन बाय 100 kg मास दैट फॉल 8 मीटर इन 4 सेकेंड। 100 kg मास को क्या है, वो उठाए हुए है या जो भी कर रहा है, ठीक है, उठाए हुए है या ड्राइव कर रहा है, वो क्या करता है, गिर जाता है अचानक। तो ऑब्वियसली उठाए हुए होगा इसलिए गिरता है, गिर जाता है। जो 100 kg का मास है वो गिर जाता है। कितने ऊंचाई से गिरता है, 8 मीटर से। कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। ओके, इफ़ लिफ्ट अ लोड ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम एक लोड को, ठीक है, उठाते हैं जो 500 kg वर्टिकली अपवर्ड है, तो बताइए द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास। तो यानी बताइए कि जब 500 kg मास को हम उठाते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो बताइए फोर्स कितना एक्सर्टेड होगा जब वो गिरेगा, व्हेन इट फॉल डाउन। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें टोटली 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं 1 लिखा हूँ, इसको सॉल्व करूँगा, फिर 2 लिखूँगा, फिर उसको सॉल्व करूँगा। तो हम लोग लाइन वाइज लाइन चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप लोगों को जो है क्वेश्चन कॉपी में लिख ही लेना है और समझना है। देखिए, नंबर 1 में पहले हम लोग का रूल क्या है, विच इज गिवन, जो गिवन है उसको क्या करना है, लिख देना है। मास कितना दिया हुआ है, 100 kg। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मीटर। डिस्टेंस बोलिए, हाइट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। ठीक है, और अब लोड कितना दिया हुआ है, 500 kg। लोड क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में लोड ही बोला हुआ है। ठीक है, मशीन इज ड्राइवन बाय 100 kg मास। ठीक है, तो 100 kg मास हो गया, ड्राइवन हो रहा है वो, ठीक है, फॉल हो रहा है 8 मीटर से इन 4 सेकेंड में। इफ़ द लोड ऑफ मास 500 kg, अगर उस मास का लोड 500 kg है तो बताइए उसमें कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा। समझ में आ गया। तो पहला रूल क्या है, जो गिवन है उसको लिख देंगे। दूसरा रूल क्या है, सबके यूनिट को सेम करेंगे। सबका यूनिट ऑलरेडी एसआई में है, यानी सेम है। नंबर ए में जो पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, द फोर्स exerted by the falling mass। the force exerted by the falling mass, जो फोर्स है वो exerted हो रहा है by the falling mass। ठीक है, मास क्या हो रहा है, फॉलिंग मास, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बाय द फॉलिंग मास। फॉलिंग मास से फोर्स क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है। तो फोर्स निकालना है, वो जो मास गिर रहा है उसको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले फॉल, मास क्या है, फोर्स क्या हो गया यहाँ पे,
फोर्स क्या हुआ? अब सिंपल देखिए ना, मान लीजिए एक मशीन है, करान ही पकड़िए, कौन और लिफ्ट करेगा। मान लीजिए ये करान है, ठीक है, यहाँ से एक मास लटका हुआ है 500 kg, ठीक है, और इसका क्या है 100 kg, ठीक है। तो चलिए वो छोड़िए, पहले हम लोग देख लेते हैं मास लटका हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा बाय फॉलिंग मास, उस मास के गिरने से फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे तो दो मास दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सर दो टाइप का मास दिया हुआ, एक तो m दिया हुआ 100 kg और एक लोड दिया हुआ है 500 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, 100 यूज़ करेंगे ना हम लोग 500 यूज करेंगे, ये बता दीजिए। तो सिंपल सा बात, आप एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है, मास जो है जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं और उसमें फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या होता है mg, ग्रेविटी नीचे की ओर काम करता है mg, उसके ऊपर में क्या करता है mg ही क्या करता है, ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जो इसको नीचे की ओर फॉल कर रहा है, गिरा रहा है, वो क्या लग रहा है mg, ग्रेविटी लग रहा है, यानी वेट उसका, वही उसको गिरा रहा है। अगर mg नहीं लगता तो ये ऑब्जेक्ट कभी नीचे गिर देते। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए जीरो ग्रेविटी में, तो वो क्या होता है ऊपर उठता है, नीचे नहीं गिरता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे g काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी वेट mg। तो यहाँ पे m क्या होगा, ये लोड नहीं होगा, m क्या होगा यहाँ पे, ये m होगा 100, g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही था 10, हो गया 1000 न्यूटन। अब आप बोलेंगे सर तो ये 500 क्यों दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 500 देने का मतलब क्या है, जब इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए आपको चाय बनाना है, राइट, उसके लिए क्या चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मिल्क चाहिए और वाटर चाहिए, राइट। लेकिन जब आप किचन में जाते हैं तो क्या आपको सिर्फ यही सब सामान दिखता है या बहुत सारा सामान दिखता है, बहुत सारा सामान दिखता है, हल्दी भी होता है वहाँ पे, मिर्च भी होता है, सॉल्ट भी होता है, नमक भी होता है। तो क्या आपके पास सब कुछ दिख रहा है तो क्या आप उसमें सब चीज़ डाल देंगे, नहीं, आपको जो चीज़ बनाना है उसके लिए जो चीज़ चाहिए सिर्फ वही डालेंगे। यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, इसके लिए हमें mg चाहिए, तो यहाँ पे लोड कुछ भी दिया हो उससे क्या मतलब है, हमें m चाहिए तो हम m ही डालेंगे, यहाँ पे हमें g चाहिए तो हम g ही डालेंगे और यहाँ पे आंसर निकाल देंगे, राइट। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं। मैंने जो आपको रूल बताया है वो रूल को फॉलो करेंगे, न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये 500 दे दिया है तो हमको कहीं ना कहीं इसको सेट करना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये जो लोड है 500 kg दिया हुआ है इसको हमको सेट करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन देखिए, अ मशीन इज ड्राइवन बाय अ 100 kg मास, अ मशीन इज ड्राइवन बाय अ 100 kg मास दैट फॉल, जो गिर रहा है 8 मीटर इन 4 सेकेंड में, इफ़ लिफ्ट अ लोड ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अब हम ऊपर उठा रहे हैं, लोड को क्या कर रहे हैं हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, इफ लिफ्ट लोड ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड, तो कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू पुल इट अपवर्ड। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि ऊपर उठाने के लिए उसे कितना फोर्स की ज़रूरत है, तो उसमें जो मास होता है वो इसका, ये जो लोड होता है वही वेट हो जाता है इसका। ये लोड क्या है, एक तरह का वेट है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड बाई फोर्ट या फोर्ट बाई लोड क्या था, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि लोड भी का क्या होता है, लोड भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही है, इफोर्ट भी एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा फॉलिंग के बारे में पूछा है, ऊपर उठाने के बारे में नहीं पूछा है। और ये 500 kg का केस क्या है, जब हम किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड ले जाते हैं, लोड को वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो गिर रहा है, यानी पहला वाला जो मास था 100 kg वही फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे उसी चीज़ का वैल्यू देंगे। इसलिए ये क्वेश्चन में ये लोड दिया है ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो बनाने में, यही चीज़ हम लोगों को समझना है।
क्वेश्चन क्या होता है, सब सेम ही होता है, इक्वल होता है, बट यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉलिंग, तो हम फॉलिंग से रिलेटेड ही उसका बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, बी नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी का 2 नंबर क्या पूछ रहा है इसमें, और क्या पूछ रहा है, द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। द वर्क डन बाय द फॉलिंग, अब देखिए फिर फॉलिंग का पूछ रहा है, तो हमें ये केजी से कोई मतलब नहीं है, यानी ये मास से हमें कोई मतलब नहीं है, लोड के इस मास से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉलिंग का पूछ रहा है, यही समझना है हमें। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इट अ डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, इसलिए मिटा रहा हूँ। 2 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल बात है, क्या पूछ रहा है आपको, वर्क डन पूछ रहा है। वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, सभी को पता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है यही फॉर्मूला। अब यहाँ पे फोर्स बहुत तरह का हो सकता है, फॉलिंग फोर्स हो सकता है, जब उसको अपवर्ड उठा रहे हैं तब फोर्स हो सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, उसका वेट हो सकता है। तो जो वर्क का फॉर्मूला बेसिक्स है वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही। अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स देखिए क्या कर रहा है, जब वो फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगा, यानी वेट mg, यानी mg के कारण वो नीचे गिरेगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में बोल ही दिया है 8 मीटर के लिए, तो 8 mg कितना निकाले हैं, mg आपने 1000 निकाला है, अगर नहीं याद है तो m कितना है 100, g कितना है 10 इंटू 8, ये कितना हो गया 8000 जूल, 8000 जूल हो गया आंसर। अब यहाँ पे भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, ये 500 m के जगह पे बैठा देंगे, वो सोचेंगे कि 500 तो दिया है तो ऑब्वियसली इसको बैठाना ही बैठाना है, नहीं, क्वेश्चन में जो बोलेगा वो कभी कभी क्वेश्चन को दिमाग को घुमाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा वर्क निकल गया है 8000 जूल। चलिए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए इसको। पूछ रहा है 3रे नंबर में द पावर इनपुट टू द मशीन। अब देखिए मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट का बताया था। इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब इफोर्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इनपुट मतलब क्या होता है, याद कीजिए, कॉपी देखिए, आप लोग जब ये पढ़ रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो नोट्स लिखाया है उसको देखिए, ठीक है, उसको देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इनपुट क्या होता है। आप जो इफोर्ट देते हैं, यानी आप जो मशीन के ऊपर काम करते हैं, और आउटपुट क्या करता है, आपके इफोर्ट देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट कहलाता है, राइट। तो पावर इनपुट टू द मशीन, तो पावर इनपुट हो, पावर आउटपुट हो, कुछ भी हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पावर इनपुट है तो इनपुट लिखेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क बाय टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यहाँ पावर इनपुट दिया है इसलिए पावर इनपुट लिखा है, पावर आउटपुट देगा पावर आउटपुट लिखेंगे, वर्क बाय टाइम। बट ये वर्क कैसा है, वर्क डन ऑन मशीन, यही है, वर्क तो वर्क ही रहेगा, लेकिन डन ऑन मशीन इसलिए लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मशीन के द्वारा काम। अब क्या हो जाएगा, वर्क निकाला ही तो है आपने 8000, टाइम कितना दिया 4 सेकेंड, काटिए 4 2 जा 8 यानी 2000 वाट, पावर निकल गया 2000 वाट। अब बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बड़ा देखेंगे कि छोड़ देंगे एग्ज़ाम में। मैंने बहुत सारा स्टूडेंट को देखा है, मेरे अपने 12-13 साल के कैरियर में मैंने देखा है स्टूडेंट को, क्वेश्चन बड़ा होता है तो छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत हार्ड है। लेकिन याद रखिए, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो क्वेश्चन इतना इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, ठीक है।
तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे पावर निकालने बोला तो हम लोगों ने पावर निकाल दिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाएंगे। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है पावर आउटपुट ऑफ द मशीन if its efficiency is 60%, its efficiency, the power output of the machine if its efficiency 60%, पावर आउटपुट कितना होगा, उसका इफ़िशियंसी कितना होगा, ये पूछा है। क्या पूछा है? इफ़िशियंसी। तो सिंपल बात है, मैंने पहले भी बताया, इफ़िशियंसी का क्या होता है फॉर्मूला, पहले लिखा दिया, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, पावर आउटपुट पावर इनपुट। क्वेश्चन में पूछ रहा है द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इज द इट्स इफिशियंसी इज 60%, यानी पावर आउटपुट पूछ रहा है आपको और इफ़िशियंसी दिया हुआ है 60%। तो पावर आउटपुट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जिसको निकालना है पहले उसका फॉर्मूला के टर्म में उसको लिख दीजिए। पावर आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी इनटू पावर इनपुट, इफ़िशियंसी इनटू पावर इनपुट, इफ़िशियंसी इनटू पावर इनपुट। अब इफ़िशियंसी कितना है, 60% है, यानी इफ़िशियंसी 60% मतलब क्या हो गया, 60% मतलब क्या हो गया, 60/100 कितना हो गया, ये 0.6, कितना हो गया, 0.6। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे बैठा दीजिए 0.6। पावर इनपुट पहले ही निकाल लिया है हम लोगों ने 2000। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो निकल जाएगा 1200 वाट। आंसर पावर आउटपुट 1200 वाट। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन वेरी सिंपल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर आउटपुट फाइंड करने बोल रहा है, इफ़िशियंसी दिया हुआ है। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एकदम जवान पे याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं होगा एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। इफ़िशियंसी हो गया पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट मतलब क्या हो गया, इनपुट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल गया आपका 1200 वाट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लास्ट क्या पूछ रहा है इसमें, अब लास्ट देखिए क्या पूछ रहा है। एक लास्ट जो है 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, द वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। अब पूछ रहा है वर्क डन बाय द मशीन। आप देखिए दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 याद कीजिए, उसमें पूछा था द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, ये पूछा था फॉलिंग डाउन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है वर्क डन बाय द मशीन। बाय द मशीन मतलब क्या होता है, मशीन के द्वारा वर्क किया गया। तो मशीन के द्वारा जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क इनपुट होता है ना, वर्क आउटपुट होता है, हमेशा वर्क आउटपुट होता है। मैंने पहले बताया, आपने जो काम किया उसको इफोर्ट बोलते हैं। इफोर्ट मतलब इनपुट, और मशीन ने जो काम किया, यानी आपने उस एक क्रान से किसी चीज़ को उठाना है, आपने उस मशीन का गियर चेंज किया, ठीक है, लीवर चेंज किया या गियर चेंज किया, तो आपने क्या किया, इफोर्ट लगाया, आपने अपना इनपुट दिया और वो लोड जो है वो ऊपर उठ गया, यानी मशीन ने उसको उठा लिया। यानी क्या किया, आपने जो इनपुट दिया उसका आउटपुट क्या निकला है, उस वेट को उठा लिया। तो यानी जब कोई मशीन काम करेगा, वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन बाय मशीन, तो क्या होगा, पावर आउटपुट इनटू टाइम होता है। नहीं समझे देखिए, अरे पावर क्या होता है, पावर आउटपुट इसको तो क्या होगा, क्योंकि बाय द मशीन है, मशीन के द्वारा काम करेगा तो पावर आउटपुट, ये याद रखना है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर पावर इनपुट लिख देगा
तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय द मशीन, ऑन द मशीन नहीं। ऑन द मशीन होगा तो पावर इनपुट होगा, बाय द मशीन होगा तो पावर आउटपुट होगा। ये चीज़ को याद रखिए। तो पावर आउटपुट, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। ये वर्क कैसा है? बाय द मशीन। ये क्यों लिख रहे हैं ये बाय द मशीन? क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है यही। तो वर्क निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? वर्क बाय द मशीन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पावर आउटपुट इनटू टाइम, पावर आउटपुट इनटू टाइम। अब पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? पावर आउटपुट आपने पहले ही निकाल चुका है। कितना निकाला था पावर आउटपुट? 1200 वाट। इनटू टाइम दिया ही है 4 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कीजिए, निकल जाएगा 4800 जूल आंसर। देखिए सभी बहुत सिंपल था। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस है। अगर ये पांचों क्वेश्चन जो अभी मैंने इसको ये क्वेश्चन जो बताया है क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसके पांचों सब क्वेश्चन को टर्म को समझ जाएंगे तो आपका जो है इस चैप्टर का जो है 40 to 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में। 40। अब इसी सब को अलग अलग करके 5 क्वेश्चन बना सकता है। ये पांचों क्वेश्चन का मैंने एक ही जगह में बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है अगर बना लिए तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है 50% आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। कोई अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेगा, घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा और बोलेगा सर सब बन नहीं रहा है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे जाके समझना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको ऐसे किया जाता है और वैसे किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। अ कुक यूज द फायर टंग of length 28 centimeter to lift a piece of burning coal of mass 250 gram if he apply the effort at a distance of 7 centimeter from the fulcrum, find the effort, ठीक है। टेक G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन समझिए। अ कुक यूज द फायर टंग ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फायर टंग है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है? वो लेंथ जिसका है 28 सेंटीमीटर, टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल, मतलब उस बर्निंग कोल, एक जलता हुआ कोयला है, ठीक है, जो कि 250 ग्राम का है, उसको उठाना है उसको। तो उसको उठाने वाला जो मशीन है उसको फायर टोंग बोलते हैं, जो उसको पकड़ के उठाता है। ठीक है। इफ़ दे अप्लाई द इफोर्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑफ द फलक्रम, मान लीजिए फलक्रम से 7 सेंटीमीटर पर उसको हम लोग क्या करते हैं? उठाते हैं। तो फाइंड द इफोर्ट बोल रहा है, आप उसका इफोर्ट निकालिए, मतलब उसका इफोर्ट कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लीवर कौन सा है, कौन सा लीवर है ये? क्लास 3। क्यों है ये क्लास 3 लीवर? क्योंकि क्या है, फलक्रम लोड जो है वो क्या है? इंड में है, और इफोर्ट क्या है? दोनों को बीच में है। देखिए इफोर्ट क्या है? दोनों के बीच में है। समझ पा रहे हैं? मैंने टोंग का एक आपको डायग्राम बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए टोंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो उठाने का एक सामान
जिससे आप जो है किसी भी चीज़ को उठाते हैं। मैंने मिठाई उठाने वाला बताया था, शुगर उठाने वाला। उसी तरह कोयला उठाने को फायर टोंग बोलेंगे, स्विच टोंग बोल सकते हैं, मतलब उठाने का। मान लीजिए कोयला का जलता हुआ, ये जल रहा है कोयला, देखिए आग लगा हुआ है इसमें ओके, तो ये जलता हुआ कोयला है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फोर्ट लगाएंगे ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फोर्ट लगाएंगे ना, इसको आप दाबेंगे, क्या करेंगे आप इसको पकड़ेंगे, इसे पकड़ के इसको चापेंगे, तब तो ये पकड़ाएगा, ठीक है, चापेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये लोड है, क्योंकि ये चीज़ को आप उठा रहे हैं। तो अब देखिए लोड है और फलक्रम के बीच में ही फोर्ट है, इसका मतलब ये कौन सा लीवर है, क्लास 3 लीवर है। ध्यान रखें, क्लास 3 लीवर है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पहला रूल क्या है, जो जो गिवन है उसको लिख देना है। देखिए क्या गिवन है, लोड एल गिवन है 250 ग्राम, 250 ग्राम। कुक ऑफ द फायर टंग ऑफ फ्लेम 28 सेंटीमीटर टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल ऑफ, अच्छा टू लिफ्ट करना मतलब क्या हो गया, जीएफ लग जाएगा। 250 ग्राम मतलब ग्राम नहीं है, जीएफ क्यों, क्योंकि इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो वेट भी काम करेगा, लिफ्ट कर रहे हैं तो वेट भी काम करेगा, याद रखिएगा। जीएफ क्या हो गया, एक सीजीएस यूनिट हो गया, ठीक है। जिस तरह से न्यूटन होता है ना, न्यूटन वेट होता है ना, वेट, इसको आप जीएफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड, ये केजीएफ हो जाएगा, ठीक है, केजीएफ। तो इसको क्या हो गया, काट दीजिए, 0.25 केजीएफ, 0.25 केजीएफ। लेकिन ये केजीएफ में तो नहीं लिखते हैं ना, हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। ये फोर्स है, लोड क्या है, एक तरह का वेट है, फोर्स है, न्यूटन होता है। तो केजीएफ को बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो न्यूटन में बदल गया, यानी ये बन गया आपका 2.5 न्यूटन। याद रखिए 1 ग्राम एफ को केजीएफ में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन केजीएफ को न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 1 केजीएफ को न्यूटन में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब अगर कुछ छोटा छोटा जो टर्म में जब मैं बोलता हूँ इसको याद कर लीजिएगा, तो 100% उसको करना ही करना है, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से बना सकेंगे। समझ में आ गया। तो ये सब को क्या करना है, आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, कुक ऑफ फायर टोंग ऑफ लेंथ। अब उसका एक लेंथ है, तो वो क्या है, लोड आर्म है, लोड आर्म, क्योंकि ये जो लेंथ है इसका, ये जो इसको पकड़ रहा है, तो ये क्या है, इस लोड को पकड़ने वाला हाथ है। हाथ मतलब क्या होता है, आर्म, इसलिए लोड को पकड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया लोड आर्म। 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बताइए, अब इसको क्या करना है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है उसके बाद, इफ़ ही अप्लाई इफोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे या फलकम से 7 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, इफोर्ट लग रहा है, यानी इफोर्ट आर्म 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफोर्ट आर्म क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसको यूनिट को चेंज कीजिए, बाद में ये कट ही जाएगा, बट हम लोग अपना रूल के हिसाब से चलेंगे। चेंज कीजिए, मीटर में होगा, क्योंकि अगर ये न्यूटन में है तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। 100 से डिवाइड 0.28 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 7/100 यानी 0.07 मीटर। समझ में आ गया। लोड आर्म कितना हो गया, इफोर्ट आर्म कितना हो गया। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इफोर्ट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है इसका, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, लोड इंटू लोड आर्म is equal to effort into effort arm। ये याद है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट,
जहाँ पे भी देखिएगा लोड और लोड आर्म दिया हुआ है, इफोर्ट और इफोर्ट आर्म की बात कर रहा है, आँख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू इफोर्ट इंटू इफोर्ट आर्म। आप पूछ क्या रहा है, आपको इफोर्ट पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा, इफोर्ट निकालेंगे तो ये रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी लोड इंटू लोड आर्म बाय इफोर्ट आर्म, यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। इफोर्ट आर्म निकालना है, जिसको निकालना है उसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसका बाय ये नीचे आ जाएगा, वही लिख दिया है। लोड आर्म की लोड कितना है, लोड हमारे पास दिया हुआ है, कितना लोड निकाला था हम लोगों ने 2.5 न्यूटन। ठीक है, इंटू लोड आर्म कितना निकाला था हम लोगों ने 0.28, और इफोर्ट आर्म कितना निकाला था 0.07। तो मैं इसको चेंज नहीं भी करता क्योंकि मुझे पता है ये बाद में कट जाएगा, बट नहीं, हमें अपना रूल के हिसाब से चलना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 हो गया। आप इसको घर पे 7 4 जा 28 हो गया, और 25 4 जा 100 बाय 10 यानी 10, क्या हो गया 10 न्यूटन आंसर। क्या हो गया ये 10 न्यूटन आंसर। इफोर्ट और लोड क्या एक तरह का वेट के अनुसार ही काम करता है, mg, यानी इसका यूनिट होगा न्यूटन, इफोर्ट का यूनिट न्यूटन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लोड दिया हुआ है, इफोर्ट दिया हुआ है, इफोर्ट आर्म इफोर्ट के साथ अगर डिस्टेंस लगा हुआ है तो वो इफोर्ट आर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने न्यूमेरिकल्स बताया है आपका। तो ये सब न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कीजिए घर पे बैठ के, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल्स को कंसेप्ट नहीं समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को 3 बार 4 बार बनाइए, खुद से नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे मुझे क्योंकि मैं लाइव क्लास कराता था, तो लाइव क्लास में आप डायरेक्ट पूछ सकते थे, बट देख रहा हूँ स्टूडेंट लोग लाइव क्लास में कोई आ रहे हैं, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई बोलते हैं सर मेरा नेट ख़त्म हो गया है, तो फिर इस तरह से तो नहीं होगा ना, मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव भी चालू कर दूँगा आप लोग के लिए। आप लोग पहले अपने फ्रेंड सर्कल में अपने देख लीजिए आप लोग कैसे करें, बट मैं रिकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ अभी। अगर आपको मैं बता दिया, आपको अगर कोई डाउट होगा मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बोलिए कि सर मेरा इस चैप्टर में डाउट है, आप एक दिन डाउट क्लास रखिए, तो मैं एक दिन डाउट लाइव क्लास रख दूंगा, लेकिन आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो ये सब घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है। मैंने जो कंसेप्ट बताया है उसको अच्छे से कीजिए, ये सब घर पे जाके कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।